प्राचीन भारत का वो समय था जब धरती पर शांति और सौंदर्य का राज था। चारों ओर घने जंगल फैले थे, जहां हिरण, मोर और तरह तरह के जानवर स्वतंत्र घूमते थे। नदियों का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता था। लोग सुबह सुबह नदियों में स्नान करते, मछलियां तैरती दिखती और बच्चे किनारे पर कंकड़ फेंक कर खेलते। गांव छोटे छोटे थे, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। हर घर में मिट्टी के चूल्हे जलते और माताएं बच्चों को कहानियां सुनाती। राजा अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। वे दरबार में बैठकर न्याय करते और कोई भी भूखा न रहे, इसका ध्यान रखते। जंगलों में संत और आर्षी छोटी छोटी कुटियाओं में रहते। उनके पास लोग सलाह लेने आते। संत सिखाते कि अच्छाई, धैर्य और विनम्रता ही जीवन का आधार है। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में उतारते। सूर्यपुर नाम का एक खूबसूरत शहर था जो सूर्या नदी के किनारे बसा था। नदी का पानी चांदी की तरह चमकता और किनारे पर कमल के फूल खिलते। शहर में बड़े बड़े मंदिर थे जिनकी घंटियों की आवाज सुबह शाम गूंजती। बाजार हमेशा गुलजार रहते। वहां रंग बिरंगे फल, ताजी सब्जियां, रेशमी कपड़े और चमकते गहने बिकते। लोग हंसते बोलते खरीदारी करते। बाजार में मिठाइयों की दुकानों से मिश्री और लड्डुओं की खुशबू आती। बच्चे वहां दौड़ते और बूढ़े लोग पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करते। शहर के बीच में राजा का महल था, जो इतना ऊंचा था कि उसकी मीनारें दूर से दिखतीं। महल की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनी थीं और ऊपर सोने के कलश सूरज की रोशनी में चमकते। राजा सूर्यदेव इस महल में रहते थे। उनकी उम्र 50 साल के करीब थी, लेकिन उनका चेहरा सूरज की तरह तेजस्वी था। उनके लंबे काले बालों में कुछ सफेद रेशे थे जो उनके अनुभव को दर्शाते थे। वे रोज सुबह दरबार लगाते। दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। कभी खेत का झगड़ा, कभी पानी की कमी, कभी व्यापार का नुकसान। राजा सबकी सुनते और निष्पक्ष फैसला करते। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। अगर कोई बीमार पड़ता तो वे वैद्य भेजते। अगर सूखा पड़ता तो अनाज बांटते। उनके पास एक 10 साल का बेटा था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बहुत चंचल और प्यारा था। वह महल के बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ता, पक्षियों से बातें करता और गेंद से खेलता। उसकी हंसी पूरे महल में गूंजती। लोग कहते, यह राजकुमार एक दिन बड़ा राजा बनेगा। लेकिन इस खुशहाल राज्य में भी मुश्किलें आती थीं। कभी बारिश नहीं होती और खेतों की फसलें सूख जाती। कभी बीमारियां फैलती और लोग डर जाते। गांव वाले कहते, ये सब भाग्य का खेल है। कुछ लोग मानते कि भाग्य ही सब तय करता है। अगर भाग्य अच्छा हो तो सुख मिलता है और अगर बुरा हो तो दुख। लेकिन कुछ लोग कहते, बुद्धि से मेहनत करो तो भाग्य को बदला जा सकता है। सूर्यपुर के एक छोटे से गांव में 2 युवक रहते थे जो इन दोनों सोचों के प्रतीक थे, अनिरुद्ध और विवेक। अनिरुद्ध एक साधारण किसान का बेटा था। जब वह 5 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता खेत से लौट रहे थे जब जंगल में एक जंगली स्वर ने उन पर हमला कर दिया। उस हादसे ने अनिरुद्ध का बचपन बदल दिया। उसकी मां ने मजदूरी करके उसे पाला। अनिरुद्ध अब 20 साल का था। वह लंबा, मजबूत और मेहनती था। उसके काले बाल हवा में लहराते और उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता। वह हर काम में भाग्य को मानता था। वह कहता, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। इंसान की कोशिश तब तक बेकार है जब तक भाग्य साथ न दे। हर शाम वह गांव के मंदिर जाता, दीप जलाता और प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे भाग्य में जो है वो दे दो। वह दुख में भी मुस्कुराता क्योंकि वह मानता था कि दुख भी भाग्य का हिस्सा है। विवेक उसका पड़ोसी और दोस्त था। वह भी 20 साल का था, लेकिन अनिरुद्ध से बिल्कुल अलग। विवेक के पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने विवेक को बचपन से पढ़ाया। विवेक दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं, जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो। वह किताबें पढ़ता जो उसके पिता शहर से लाते। उन किताबों में पुरानी कहानियां, विज्ञान और जीवन के सबक थे। विवेक मानता था कि बुद्धि से दुनिया जीती जा सकती है। वह कहता, भाग्य तो बस एक बहाना है, मेहनत और सोच से सब कुछ बदला जा सकता है। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और कहता, पढ़ो, सोचो और आगे बढ़ो। अनिरुद्ध और विवेक की दोस्ती बचपन से थी। वे साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और अब साथ खेत में काम करते।
उनकी दोस्ती गांव में मशहूर थी। लोग कहते ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है। वे एक दूसरे की मदद करते। अगर अनिरुद्ध बीमार पड़ता तो विवेक दवा लाता। अगर विवेक को किताब चाहिए होती तो अनिरुद्ध शहर से लाता। लेकिन उनकी सोच अलग थी और यह अक्सर बहस का कारण बनती। अनिरुद्ध कहता, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। विवेक जवाब देता, बुद्धि के बिना भाग्य बेकार है। उनकी बहस सुनकर गांव वाले हंसते और मजा लेते। एक सुबह की बात है। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थीं। हवा ठंडी थी और पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे जैसे कोई गीत गा रहे हों। अनिरुद्ध और विवेक अपने घरों से निकले। वे खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले थे। अनिरुद्ध ने कहा, विवेक, देख कितने सुंदर फूल हैं। ये भाग्य की देन है। विवेक ने हंसकर जवाब दिया, फूल प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन अगर हम पानी डालें तो और अच्छे खिलते हैं। ये मेहनत है। दोनों हंसते हुए खेत पहुंचे। खेत में धान की फसल लहलहा रही थी। वे कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगे। पसीना बह रहा था, लेकिन वे बातें करते रहे। अनिरुद्ध ने कुदाल रोककर कहा, विवेक, गांव के श्याम को देख। वो बहुत गरीब था, घर में खाना तक नहीं था, लेकिन एक दिन जंगल में उसे सोने का सिक्का मिला। अब वो अमीर है, घर बना लिया, खेत खरीद लिया। ये क्या है? भाग्य। उसकी आवाज में विश्वास था। विवेक ने मिट्टी उछालते हुए कहा, सिक्का मिलना भाग्य हो सकता है, लेकिन उसने सिक्का बेचा, पैसे से खेत खरीदा और मेहनत की। अगर वह सिक्का फिजूल खर्च करता तो क्या होता? गरीब ही रहता। ये बुद्धि है मित्र। अनिरुद्ध हंसा, तुम हमेशा बुद्धि की बात करते हो, लेकिन राजा को देख, जन्म से राजा हैं। क्या बुद्धि से बने? नहीं, भाग्य से। विवेक ने जवाब दिया, राजा जन्म से राजा हैं, लेकिन बुद्धि से राज्य चलाते हैं। बुद्धि न होती तो राज्य बर्बाद हो जाता। उनकी बहस जोर पकड़ रही थी। गांव के कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। वे रुककर सुनने लगे। तभी एक बूढ़ा संत वहां से गुजरा। संत की उम्र 80 साल से ज्यादा थी। उनके बाल और दाढ़ी सफेद थे। वे साधारण सफेद कपड़े पहने थे और हाथ में लाठी थी। संत ने उनकी बहस सुनी और रुक गए। फिर बोले, बेटा, तुम्हारी बहस बहुत अच्छी है। भाग्य और बुद्धि का सवाल बड़ा है, लेकिन यहां नहीं सुलझेगा। कल सुबह राजा सूर्यदेव के दरबार जाओ, वे इसका फैसला करेंगे। उनकी आवाज शांत लेकिन प्रभावशाली थी। दोनों ने सिर झुकाया और सहमत हो गए। संत मुस्कुराए और चले गए। शाम को सूरज डूब रहा था। आकाश लाल था। अनिरुद्ध और विवेक घर लौटे। अनिरुद्ध ने अपनी मां को बताया। मां बोली, बेटा, भाग्य पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक करेगा। विवेक के पिता ने कहा, बेटा, अपनी बुद्धि से बोलना, तर्क से जीतना। रात भर दोनों सो नहीं सके। अनिरुद्ध बिस्तर पर लेटा सोचता रहा। विवेक किताब पढ़ता रहा। सुबह हुई। दोनों तैयार हुए और शहर की ओर निकले। रास्ते में नदी थी। नदी पर एक पुराना पुल था। पुल पर खड़े होकर अनिरुद्ध बोला, नदी बहती है जैसे जीवन। भाग्य तय करता है कि कहां जाना है। विवेक ने जवाब दिया, नदी को बांध से रोक सकते हैं, बुद्धि से दिशा दे सकते हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़े। शहर में शोर था। लोग, गाड़ियां, घोड़े, सब कुछ हलचल में था। दोनों दरबार पहुंचे। दरबार में राजा सूर्यदेव सिंहासन पर बैठे थे। दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे जिनमें पुराने राजाओं की कहानियां थीं। संत भी वहां थे। उन्होंने राजा को बताया। राजा ने कहा, आओ बेटा, बताओ क्या बात है। विवेक ने कहा, महाराज, अनिरुद्ध मानता है कि भाग्य सब तय करता है। मैं मानता हूं कि बुद्धि से सब होता है। संत जी ने कहा, आप फैसला करें। राजा हंसे। उनकी हंसी गरज जैसी थी। ये अच्छा सवाल है। हम परीक्षाएं लेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह दरबार फिर लगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा खाने की है। नौकर आए। अनिरुद्ध को सोने की थाली में राजसी खाना दिया गया। थाली में मसालेदार करी, ताजे फल, गर्म रोटी, दाल और चावल थे। अनिरुद्ध की आंखें चमक उठी। देख विवेक, भाग्य ने मुझे राजा जैसा खाना दिया, तुम्हें क्या मिलेगा? विवेक को मिट्टी की थाली में सूखी रोटी और कुछ प्याज मिले। विवेक शांत रहा। उसने सोचा, चमक से पेट नहीं भरता। अनिरुद्ध ने उत्साह से खाना शुरू किया, लेकिन पहला कौर लेते ही वह चीख उठा। खाना इतना गर्म था कि उसके होंठ और जीभ जल गए। आह, पानी! वह चिल्लाया।
थाली छूट गई। दरबार में हंसी की लहर दौड़ी। अनिरुद्ध का चेहरा लाल हो गया। विवेक ने अपनी रोटी तोड़ी और प्याज के साथ खाई। हर कौर में संतोष था। उसने कहा, मित्र, सोने की थाली अच्छी है, लेकिन खाना खाने लायक होना चाहिए। राजा ने ताली बजाई। बुद्धि की जीत, विवेक ने सोचा। अनिरुद्ध ने भाग्य पर भरोसा किया, लेकिन बुद्धि नहीं लगाई। अनिरुद्ध उदास हो गया। उसे लग रहा था कि भाग्य ने उसे धोखा दिया। विवेक ने उसे पानी दिया और कहा, यह सिर्फ पहली परीक्षा है, अभी मौका है। राजा ने कहा, कल दूसरी परीक्षा, जंगल की। रात को अनिरुद्ध ने विवेक से कहा, मैं हार गया। विवेक ने जवाब दिया, नहीं, तुमने सीखा। जीवन में ऐसे सबक मिलते हैं। दोनों ने अपने बचपन की बातें की। अनिरुद्ध ने बताया कि पिता की मृत्यु ने उसे भाग्य पर विश्वास दिलाया। विवेक ने कहा, लेकिन तुम जीवित हो, बुद्धि से आगे बढ़ सकते हो। सुबह जल्दी उठकर दोनों तैयार हुए। अनिरुद्ध का मन उदास था, लेकिन विवेक ने उसे हिम्मत दी। दरबार में राजा ने कहा, आज जंगल की परीक्षा है। जंगल में जाओ और जो मिले लाओ। जो लाएगा वही साबित करेगा कि भाग्य या बुद्धि बड़ा है। लेकिन सावधान, जंगल खतरनाक है। अनिरुद्ध को डर लगा। उसने सुना था कि जंगल में शेर और सांप हैं, लेकिन उसने सोचा, भाग्य मेरी रक्षा करेगा। विवेक ने अपने थैले में एक किताब डाली जिसमें जंगल की जानकारी थी। दोनों को थैला और पानी की मटकी दी गई। जंगल का रास्ता शहर से कुछ दूर था। सूरज ऊपर था, लेकिन पेड़ों की छांव ने रास्ता ठंडा रखा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने पूछा, कहां जा रहे हो? अनिरुद्ध ने बताया, जंगल में, राजा की परीक्षा के लिए। बूढ़ी औरत ने कहा, सावधान रहना। विवेक ने मुस्कुराकर आशीर्वाद लिया। जंगल का प्रवेश द्वार घना था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। अनिरुद्ध रुक गया। विवेक, ये खतरनाक है। विवेक ने कहा, डर मत, हम साथ हैं। दोनों अलग अलग रास्तों पर गए। अनिरुद्ध अकेला चल रहा था। वह प्रार्थना कर रहा था, भगवान, मुझे कुछ बड़ा दे दो। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। पत्तों के बीच एक हीरे की अंगूठी थी। उसने उसे उठाया और चीखा, यह भाग्य है। वह खुशी से उछलने लगा। उसने सोचा, विवेक को क्या मिलेगा? घास फूस। लेकिन जल्द ही वह रास्ता भूल गया। एक सांप दिखा और वह डरकर भागा। भागते भागते वह एक पेड़ से टकराया और गिर पड़ा। विवेक ने किताब पढ़ी थी। उसे जड़ी बूटियों की जानकारी थी। उसने तुलसी और एक दुर्लभ जड़ खोजी जो बुखार ठीक करती थी। वह संतुष्ट था। तभी उसे अनिरुद्ध की चीख सुनाई दी। वह दौड़ा और सांप को भगाकर अनिरुद्ध को बचाया। अनिरुद्ध ने अंगूठी दिखाई। विवेक ने कहा, सावधान रहना। दोनों शाम से पहले दरबार लौटे। दरबार में अनिरुद्ध ने अंगूठी दिखाई। सब हैरान हो गए, लेकिन विवेक ने जड़ी बूटियां दिखाई। लोग हंसे। ये क्या, घास? वैद्य ने जांच की और कहा, यह दुर्लभ है। तभी खबर आई कि राजकुमार बीमार है। वैद्य ने कहा, दुर्लभ जड़ी चाहिए। विवेक ने अपनी जड़ी दी। राजकुमार ठीक हो गया। राजा ने कहा, बुद्धि की जीत। अनिरुद्ध उदास था। कुछ समय बाद सूर्यपुर में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई। नदियां सूखीं और खेत बंजर हो गए। लोग भूखे थे। राजा दुखी थे। एक दिन दरबार में उन्होंने कहा, तीसरी परीक्षा है, इस सूखे को हटाओ। अनिरुद्ध, भाग्य से काम करो, विवेक, बुद्धि से। अनिरुद्ध मंदिर गया। उसने दिन रात प्रार्थना की। गांव वाले भी हवन में शामिल हुए, लेकिन बादल नहीं आए। अनिरुद्ध का विश्वास टूटने लगा। विवेक ने महल की लाइब्रेरी में पढ़ा कि जंगल में एक पुराना बांध है। उसे ठीक करने से पानी खेतों तक पहुंचेगा। उसने राजा से अनुमति ली और अनिरुद्ध को साथ लिया। जंगल का रास्ता कठिन था। एक रात डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने अनिरुद्ध की अंगूठी चुरा ली। अनिरुद्ध रोने लगा। विवेक ने आग जलाकर और शोर मचाकर डाकुओं को भगाया। बांध तक पहुंचकर दोनों ने पत्थर और मिट्टी से उसे ठीक किया। कई दिन लग गए। बांध ठीक करते समय एक रात भूस्खलन हुआ। पत्थर गिरे और अनिरुद्ध एक गड्ढे में फंस गया। विवेक ने रस्सी बनाकर उसे बचाया। तभी बारिश शुरू हुई। बांध में पानी रुका और खेत हरे हो गए। लेकिन खुशी ज्यादा न रही। दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। विवेक ने रणनीति बनाई। अनिरुद्ध ने हिम्मत दिखाई। युद्ध में अनिरुद्ध घायल हुआ, लेकिन उसकी चुराई अंगूठी दुश्मन के पास मिली। उसमें सूर्यपुर का नक्शा था।
विवेक ने बुद्धि से नक्शा समझा और दुश्मन को हराया। युद्ध जीतने के बाद राजा ने कहा, अनिरुद्ध, तुमने हिम्मत दिखाई। विवेक, तुमने बुद्धि। भाग्य और बुद्धि दोनों जरूरी हैं। विवेक को सलाहकार बनाया गया। अनिरुद्ध ने सीखा कि भाग्य के साथ मेहनत जरूरी है। राज्य फिर खुशहाल हुआ। लोग आज भी यह कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि भाग्य और बुद्धि का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है।